बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है और पहले 10 साल कैसे रहे वो सब आपके सामने है। 3 बार लाहौर कलंदर, 3 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक बार ट्रॉफ़ी को पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान ने उठाया। अब अगले 10 साल में ये टूर्नामेंट 6 टीमों से बढ़कर 8 टीमों तक होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा सवाल है वो ये है कि अब इस टूर्नामेंट के चैलेंजेस, इस टूर्नामेंट के डायनामिक्स जो हैं वो ज़रा सा डिफरेंट होने जा रहे हैं। पहले ये टूर्नामेंट 8 टीमों तक 6 टीमों तक महदूद था, अब 8 टीमें हुई हैं। और पहले 10 साल इस लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो इस लीग ने शुरुआत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सफ़र किया। अब ये दुनिया की मकबूल और एक ऐसी लीग है जो कि क्रिकेट की दुनिया में एक नाम रखती है, एक तारुफ़ रखती है। और अब अगले 10 साल ये लीग जो है वो डेफिनेटली कुछ और एवेन्यूज़ को टच करना चाहेगी। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ एसोसिएट करना चाहेगी, मुकाबले की फ़िज़ा बढ़ेगी। और इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी आखिरी 4 साल में 3 बार जीतने वाली टीम के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ राना साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, ओनर भी हैं, और उनके साथ टीम के इंतहाई अहम रुकन, टीम के मैनेजर, टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ओनर समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आतिफ राना साहब ये बताएं, 10 साल गुजर गए, अगले 10 साल के लिए क्या सोचा? थैंक यू याया भाई फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। 10 साल गुजरते पता भी नहीं लगा। मुझे याद है, आपको अगर याद हो कि शुरू में जब लीग लॉन्च हो रही थी और नजम भाई और यूसुफ भाई के दरमियान थोड़े से इख्तलाफात हो गए थे, और फिर उसके बाद आपसे मेरी बात हुई तो मैंने आपको कहा याया भाई देखें, पाकिस्तान की लीग है, हमें इस लीग को सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त से सफ़र शुरू हुआ और हमारा जो मकसद था, हमारा जो मिशन था, हमारी जो ड्रीम थी कि हमने यूथ को एम्पावर करना है, उनको इंगेज करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको शोकेस करना है। तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी। पिछले 10 सालों में 9.5 लाख से ज़ायद बच्चों के हमने ट्रायल किए, इस साल को मिला के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमारे पे एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन राना मशहूर जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे पे एतमाद किया और इस काम का बेड़ा हमें सौंपा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान के हर कोने में जाओ। हम पहले सिर्फ पंजाब के, फिर केपी जाते थे, गिलगित जाते थे, कश्मीर जाते थे, सिंध और बलूचिस्तान में जाते थे। तो इस उनके विजन की रोशनी में इस दफ़ा हमने पाकिस्तान के 28 शहरों में ट्रायल किए, और ना सिर्फ लड़कों के किए बल्कि लड़कियों के भी किए। तो मैं समझता हूँ कि 10 साल तो पलक झपकते गुजर गए, क्योंकि हम एक आम आदमी के लिए काम कर रहे थे, एक आम आदमी की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे थे। उसका एक सबूत तो ये प्राइम मिनिस्टर वाला मैंने आपको बताया। दूसरा सबसे बड़ा सबूत ये है कि ENY ने जो रिपोर्ट लिखी इस पूरे 10 सालों पे, उसकी कहानी पे और सारी टीमों के ऊपर, तो उसके रिपोर्ट के हर पन्ने पे लाहौर कलंदर का नाम लिखा है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि आज जब ये 10 साल पहले टीम शुरू हुई थी तो कराची महंगी टीम थी, होनी भी चाहिए थी, पाकिस्तान का कमर्शियल हब है, लेकिन 10 साल बाद लाहौर सबसे महंगी टीम है। ओरिजिनल जो 5 फ्रेंचाइज थी उनके अंदर, और हमने कराची को बीट किया। तो मैं समझता हूँ लाहौर के लिए इससे बड़े एजाज़ की बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का दिल होते हुए वो कमर्शियल कोर्ट आ गया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो साल हमने 10 साल गुजारे हैं और जितना हमारा एक्सपीरियंस हुआ है यूथ को लेके, अगले 10 साल भी हमारा मिशन है कि हम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के तहत बाकी शोबों के अंदर भी इन बच्चों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। आतिफ राना साहब, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके चैलेंजेस ज़रा डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो वहाँ के डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट होते हैं। अगर यही फार्मूला हम पाकिस्तान सुपर लीग पर लेकर आएँ, चूँकि आप फाइनेंशियल मैटर पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लुक आफ्टर करते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि थोड़ी सी आप लोगों की रिजर्वेशन है, टूर्नामेंट की ये जो लीग है स्पेंड हुई है, ये 6 से 8 टीमों की तरफ गई है, लेकिन वो जो केक है वो पहले 6 टीमों को पूरा नहीं पड़ रहा था, अब उसमें मज़ीद 2 टीमें शामिल हो गई हैं? यार भाई, ये बात किसी इंडिविजुअल की या किसी इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की नहीं है, ये बात है पाकिस्तान सुपर लीग की। और जब पाकिस्तान सुपर लीग का नाम आता है तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का नाम आता है। सो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है। सो उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, अगर हम उसको एड्रेस कर लें, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, जो भी बोर्ड में आते हैं हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि यार अगर हम इस चैलेंज को इसको एड्रेस कर लें
तो ये सही मानों में दुनिया की नंबर 1 लीग बन सकती है, बिकॉज किसी भी जगह पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होम एंड अवे का होता है। लाहौर की प्राइस इतनी है, क्यों इतनी है? उसका स्टेडियम बड़ा है, उसकी आबादी ज़्यादा। कराची की प्राइस इतनी है, क्यों इतनी है? उसका स्टेडियम बड़ा है, उसकी आबादी ज़्यादा। कोयटा की प्राइस डिफरेंट है, पेशावर की डिफरेंट है, इस्लामाबाद की डिफरेंट है। अब ये 5 ओरिजिनल फ्रेंचाइज जो है, प्राइसेस डिफरेंट। फार्मूला ये है कि जो सेंट्रल पूल में जो पैसे आएंगे वो इक्वली डिवाइड होते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सो हमारी रिक्वेस्ट ये होती है, हमारी कोशिश ये होती है, जिसमें मुझे लगता है कि जब चेयरमैन साहब आए थे, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने 3 चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था, एक मैं फ़ैन एक्सपीरियंस बेहतर करूँगा, दूसरा डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करूँगा, तीसरा PSL को बेहतर करूँगा। सो आपने देखा कि उन्होंने फ़ैन एक्सपीरियंस स्टेडियम आप खुद देख के आए, क्या ज़बरदस्त स्टेडियम बना दिए। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए। और PSL में 10 साल पहले 5 टीमें थी और 5.5 बिडर थे। आज 2 टीमें थी और 9 बिडर थे। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में इस पे ज़रूर गौर करेंगे और इस पे ज़रूर तवज्जो करके इसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर सही मानों में जिस तरह उनका विजन है कि इसको दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है, जो अभी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट तो है बट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर सबका, पाकिस्तान का फ़ायदा है, किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा नहीं। ये आतिफ की गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ है ना, ना ये किसी को अच्छा कहते हैं ना ये किसी को बुरा कहते हैं, लेकिन क्या इनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये होता है कि आप अच्छे हैं और कुछ मसाइल भी हैं, ये आपने इनकी ज़बानी सुन लिया। आतिफ, जिस तरह लोगों को आप इंगेज रखते हैं, आपका फ़ैन बेस क्लब है, जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ मरहलों पर ओपन ट्रायल किए टैलेंट को डिस्कवर करने के हवाले से, तो आपको लगता है कि अगले 10 सालों के लिए लाहौर कलंदर को क्या करना चाहिए, वो सोच लिया आपने? या भाई बिल्कुल ख्वाहिश है और सोच भी है, और बस अल्लाह ताला की अगर मदद होगी तो ज़रूर करेंगे। मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ किया कि हम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से इनिशिएटिव जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि वो आप लोगों के सामने आए, और फिर पाकिस्तान के हर शोबे के हर टैलेंट में हम इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 साल का, और उसके अंदर फुटबॉल भी शामिल है। मोहसिन गिलानी साहब ज़बरदस्त इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनसे मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं, और इंशाल्लाह हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे कि बाकी स्पोर्ट्स को भी हम पाकिस्तान में उठाएं, हॉकी को भी उठाएं, फुटबॉल को भी उठाएं और बाकी चीज़ों को। सो कोशिश, मकसद और मिशन एक ही है, डे 1 से यूथ को इंगेज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना, उनको एम्पावर करना और उनको शोकेस। जो बातों में आप उठा रहे हैं फुटबॉल को, हॉकी को, बाकी खेलों ख्वाहिशों को, में, हाँ ख्वाहिशों में, ख्वाहिशों में। प्रैक्टिकली कब आप इनिशिएटिव लेंगे? इंशाल्लाह हॉकी का भी प्लान मेरा तैयार है, बस जैसे ही उनकी अप्रूवल सर्टन जगहों से मुझे आएगी उसको करूँगा। और फुटबॉल का भी आप बहुत जल्द देखेंगे। मोहसिन से मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, और वो भी लाहौर भी आ रहे हैं। जब आते हैं तो आप अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाएगी। तो कोई ख्वाहिश है ना सर, जिस तरह 10 साल पहले ख्वाहिश थी, मुझे क्या पता था कि शाहीन आ जाएगा, हारिस आ जाएगा, फ़खर आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा, आगा सलमान आ जाएगा, उस्मान कादिर आ गया, उसके बाद दूसरा आपका ये जो है ज़मान खान आ जाएगा, सलमान मिर्ज़ा आ जाएगा, अहमद दानियाल आ जाएगा। एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था कि एक आम आदमी को पावर करना है, तो कैसे करेंगे? कोशिश करके ना। कोशिश हमने की, इतने सारे प्लेयर्स उसके सामने आए, रिजल्ट आपके सामने। 5 साल बॉटम पे रहे, अगले 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ। तो मैंने तो नहीं जीती, ज़मीन ने तो नहीं जीती, वो तो प्लेयर्स ने जीती हैं, या फैंस की मोहब्बत ने जीती है, जितवाई, या उनकी दुआओं ने जितवाई। सो वो रिजल्ट आपके सामने, ख्वाहिश है, बातें नहीं। तो समीर राना साहब, ड्रेसिंग रूम में आप मैनेजर और कोच के रोल के साथ ही हमें सीज़न 11 में नज़र आएंगे, या किसी के साथ कोई बात चल रही है आपकी, कोई बड़ा नाम, कोई कोच के हवाले से सोच रहे हैं आप? यही वही हमारी जो लर्निंग है 10 साल की, सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे कोचिंग स्टाफ को जाता है। जो 10वें सीज़न में देखिए, जंग के बाद जिस तरह से हमारे लोकल कोचेज़ ने इस टीम को सहारा दिया, उसको ना सिर्फ हम बॉटम पे थे उस वक्त, वहाँ से उसको टर्न अराउंड करके चैम्पियनशिप जिताई, तो ये सारा उन्हीं का क्रेडिट है। तो मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ हम लॉन्गर टर्म कमिटमेंट्स दिखाएं, क्योंकि उन्होंने ही इस टीम को यहाँ तक पहुँचाया। तो कोई वजह नहीं है कि हम अब उसमें नई नई चीज़ें करने की कोशिश करें। आई थिंक हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे लोकल कोचेज़ हैं, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बात बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी कोचेज़ में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। हमने जितनी ट्रॉफ़ीज़ जीती हैं वो लोकल कोचेज़ के साथ जीती हैं, किसी फॉरेन कोच के साथ कोई ट्रॉफ़ी लाहौर कलंदर ने नहीं जीती। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी टैलेंट है
वो हमारे लोकल कोचेस को पता है, उनसे कैसे काम लेना है ये हमारे लोकल कोचेस को पता है। आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जहाँ पे आपने सब लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, उनको अकाउंटेबल करना है, उनकी रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम है, ये मेरा काम है। उसके बाद जो आगे डिलीवरी है वो हमारे कोचेस की होती है, और हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा आसान होता है कि ये कोचेस सिर्फ 1 महीने के लिए हमारे साथ अटैच नहीं है। जाते बात कर रहे थे 28 शहरों में ट्रायल किए हमने, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस सारा साल हमारे साथ काम करते हैं। तो इनसे बेहतर कौन इंसान हो सकता है जब प्रेशर हो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, तो बेहतरीन फैसले जो इस ब्रांड के साथ दिल से कनेक्टेड है और 100% कमिटेड है। मेरी इसमें बहुत क्लैरिटी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हमारे लोकल कोचेस को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। लाहौर दे जब ड्राफ्ट होता तो जी मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, एक और चीज़ या भाई, हम ना शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते। कलंदर्स जो है ना वो मेरे और समीन से बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का प्राइड। सो हमने उसको कैसे किया, हमने प्रोसेस डेवलप किए। इस दफ़ा जो हमने ट्रायल लिए 3 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों के, वो हमने साइंटिफिकली लिए। उसमें हमने जो ह्यूमन आई है उसको 30% कर दिया, जो हमारे कोचेज़ और एनालिस्ट हैं 70% वो डेटा ड्रिवन है। सो उसके अंदर जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बिलीव करते हैं। और एक समीन एक बात जो है मेंशन करनी भूल गया कि जब यही कहता है कि जब तस्लीम कर लिया तो फिर तहकीक नहीं करते। तो जब आपने किसी को अपने पास रख लिया, इन्वायरमेंट तो दी, जो कॉन्फिडेंस दिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लीज़। तो तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देती है, ये किसी मशहूर इंसान ने कहा था। हमने उसको अपना ईमान बना लिया कि जब हम तस्लीम कर लेंगे ना तो फिर तहकीक नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। हम बिलीव की बात है, सलमान मिर्ज़ा मुझे याद है नईम एक क्लासिकल एग्जांपल है। आपने देखा पिछले सीज़न में 6 मैचेस में 60 स्कोर था, नईम का 100 का स्ट्राइक रेट था। एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि यार ये पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं इनको, ये कोई रिश्तेदार है शहीन का, ये कोई ज़मीन का कोई जानने वाला है। बट उसी बच्चे ने हमें वो ट्रॉफ़ी जिता दी। आप देखिए कि पहला बैट्समैन था पीएसएल की 10 साल की हिस्ट्री में जिसको इमर्जिंग बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। किसी को आज तक नहीं मिला। ये वो बच्चा था जो 6 पहले मैचों में 1 बॉल 2 बॉल खेल के आउट हो रहा था, और बहुत हैट्स ऑफ टू नईम कि जिस तरह से उसने कॉप किया उस प्रेशर के साथ। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत से लोगों को डील किया है 10 सालों में, क्रिस गेल से लेके एबी डिविलियर से लेके ब्रैंडन मैकलम से लेके सुनील नारायण से लेके अपने मोहम्मद हफीज़, लेजेंड हमारे जो उमर अकमल, सबको डील किया। लेकिन जब आप 1-2 फेलियर फेस करते हैं ना, तो मैंने बड़ों को हिलते देखा है। तो आप इस बात को तस्लीम करके इस तहकीक को ख़त्म कर चुके हैं कि रोप के बाद अगर आपको ट्रॉफ़ी या मैच में कामयाबी दिलानी है तो खिलाड़ियों ने दिलानी है। कोच एक सेरेमोनियल पोस्ट है आपकी नज़र में? देखिए, कोच सेरेमोनियल इस तरह से है कि कोच का एक रोल जो है ना वो सपोर्ट स्टाफ का है। अनफॉर्चुनेटली हम कंफ्यूज कर देते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि बड़ा नाम होता है ना, जब बड़ा नाम आप डगआउट में बिठाया होता है तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें वही कंट्रोल कर रहे हैं। आप क्रिकेट को माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, इतने अरसे से कवर कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड में होते हैं ना, जब बॉलर बॉल करने के लिए भाग रहा होता है ना, यकीन माने कोई इंस्ट्रक्शन याद नहीं होती, कोई किसी का मैसेज आपको याद नहीं होता। वो आप अपने जो प्रैक्टिस होती है ना, जो आपको माइंड एंड बॉडी की जो मेमोरी और कोऑर्डिनेशन होती है, वो उस पे काम कर रहे होते हो। बाहर से बैठ के देखने में लगता है कि यार इसने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, लेकिन जब बॉलर या बैटर जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है वो उसकी प्रैक्टिस होती है। तो कोचेज़ जो है वो आपको मेंटल कोचिंग की ज़रूरत होती है, रादर देन टूर्नामेंट की बात करो, ये फ्रेंचाइज टूर्नामेंट, उधर मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब मैन मैनेजमेंट में सर्टेन स्किल्स आपको चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है ऑनेस्टी। दूसरा, आपको उस प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। आपको प्लेयर की बहुत सारी दफ़ा मैं सोचता हूँ, देखता भी हूँ, लोग कोचिंग और टीचिंग को कंफ्यूज करते हैं। कोचिंग और टीचिंग 2 सेपरेट चीज़ें हैं। टीचिंग है वन वे ट्रैफिक, मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, वो होती है बचपन में। जब आप इस लेवल पे स्टेज पे आ जाते हैं ना, वहाँ टीचिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे कोचिंग होती है। कोचिंग होती है कंसल्टेटिव प्रोसेस। आप एक दूसरे से बात करके उसी शख्स को, उसी प्लेयर को क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने सीखा था एबी डिविलियर से। मैं आपको एक वाकया भी सुनाता चलूँ। हम जब तीसरा सीज़न था, एबी डिविलियर ने जाना था दुबई से और उनकी इंजरी हो गई, तो हमने फ़खर ज़मान को कप्तान बनाया उस मैच में।
तो मैच हम वो हार गए। तो मैं एबी को खुद छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था। आई वांटेड टू पिक हिज ब्रेन, मैं उनसे सीखना चाहता था। तो मैंने कहा मैं आपको ड्राइव करता हूँ, 1 घंटे की ड्राइव थी। तो मैंने एबी से पूछा कि एबी ये कैसा एक्सपीरियंस, मतलब हाउ डू यू थिंक अबाउट फ़खर एज ए कैप्टन। तो उसने कहा बहुत अच्छा था, बट ही इज़ वेरी इंटेंस। तो मैंने कहा एक्सप्लेन मी कि इंटेंस का क्या मतलब है। उसने कहा, फिर मुझे अपनी एक वाक़या सुनाया। उसने कहा कि जब मैं पहली दफ़ा कप्तान बना तो 4 मेरे दोस्त थे, मॉर्निंग मोकल, जैक कर्लिस और 2 और थे उनके। कहते हैं उन्होंने जब हम सीरीज़ खेल रहे थे तो हम हार गए वो मैचेस। तो कहते हैं मैंने उनसे उसके बाद पूछा कि यार हमारे हारने की वजह क्या है। तो वो मेरे चारों बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने कहा तुम हो हारने की वजह। कहता मैं ज़मीन डिप्रेशन में चला गया, मुझे समझ नहीं आई कि ये हाउ कैन दे ब्लेम मी फॉर दैट। लेकिन वो इंटेंस को डिफ़ाइन कर रहा था। कहता होता क्या था कि पहले जब मैं कप्तान बना तो मैं चाहता था कि मैं हर जो मुझे समझ आ रही है मैं बता दूं लोगों को कि ये बॉल करो, ये कर दो, ऐसे कर दो, बस। कहता उससे ये होता है कि आपका प्लेयर कंफ्यूज होता है। कहता लेटर ऑन जो मैंने सीखा वो ये था कि मैं टीचिंग और कोचिंग की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले वो टीचिंग कर रहा था कि तुम्हें ना बाउंसर मारना चाहिए, तुम्हें अब यॉर्कर, मॉर्निंग मोकल को कह रहा है कि तुझे बाउंसर मारना चाहिए। वो ये सोच रहा है कि यार मुझे यॉर्कर मार। तो जब वो भागता है तो वो कन्फ्यूजन लेके भाग। फिर उसने लेटर ऑन मुझे बताया कि बाद में मैंने ये किया कि मैंने अपने कैप्टनसी स्टाइल को चेंज किया। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर प्लान। जब उनका प्लान है मैं उसको बैक करता हूँ, अनलेस कि उनका प्लान फेल हो जाए और वो मेरे पास आके पूछे कि टेल मी व्हाट टू डू, फिर मैं अपनी इनपुट। तो ये जो एक छोटी सी बात है, यही मैनेजमेंट है क्रिकेट के अंदर, यही मैनेजमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से और इस मैनेजमेंट को आप बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने एबी डिविलियर्स की बात की, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा नाम है, किसी तारुफ की उनको ज़रूरत नहीं है। और अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई एबी डिविलियर की, जो माजी में लाहौर कलंदर के साथ भी एसोसिएट रहा है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। Hi there, it's ABA. There are obviously a huge number of T20 franchises around the world, and I was privileged enough to have represented a few during my playing days. A few stand out from the rest, generally because of the consistent strength of the team and also the power of the values. Lahore Qalandars has stood among the top franchises for the past decade, and I'm so proud to have played my part in the story. To Samin and all the team, congratulations on everything you've achieved. Absolutely amazing. So enjoy the celebrations, and I'm sorry I cannot be there with you. Good luck to the Qalandars for the next 10 years. All the best, guys. जी जनाब, ये थे एबी डिविलियर। आतिफ राना साहब, एबी डिविलियर, ब्रैंडन मैककलम, सिकंदर रज़ा और बहुत सारे नाम, एक लंबी फहरिस्त है अगर मैं लेना चाहूँ। आप इनको आईपैड देते हैं, आप इनको आईफोन देते हैं, आप इनको कहते हैं कि महंगे गिफ्ट दो, लेकिन ये जो एसोसिएशन है, ये जो एबी डिविलियर ने कलंदर के बारे में कह दिया, ये आप उनसे लिख कर नहीं बुलवा सकते। ये तो बंदा अंदर दिल से बोलता है। याया भाई, ये वो एनवायरनमेंट है जो ज़मीन ने क्रिएट किया। देखिए ये जो बात की ना आपने आईपैड या आईफोन, ये तो एक सब्जेक्ट सी चीज़ें हैं ना, एक ऑब्जेक्ट्स हैं। आप करते क्यों? आपकी माशाल्लाह बेटी है, जब वो इम्तिहान में अच्छे नंबर लेती है तो आप उसको गिफ्ट लेके देते हैं ना, जो भी आप लेके देना चाहें, या उससे पूछते हैं। तो जब आप कहते हैं, जब ज़मीन ने इसको फैमिली बनाया, तो वो फैमिली है ना हमारे लिए। वो ऐसे आलाकार नहीं है जिनको हम हायर कर रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। फैमिली का मतलब ही फैमिली है। तो जब उसके अंदर कुछ होता है तो ये आपस में गिफ्ट शेयर करते हैं। वो बंदा दिल से बोलता है ना, जो उसका एक्सपीरियंस होता है। आप ब्रेंडन को ले लें, आप क्रिस गेल को ले लें, आप ब्रावो को ले लें, आप जितने लोग हमारे साथ एसोसिएट रहे हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमेशा अच्छी बात की। और क्यों की है? बिकॉज हमारा विजन एक ही था, हम यूथ को गेज करेंगे। और वो देखते हैं, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी तादाद में लड़कों के और लड़कियों के ट्रायल लिए गए हों, और वो भी मेरिट बेस। तो डेफिनेटली वो उस खेल का हिस्सा है, उस खेल से उन्हें मोहब्बत है, उन्होंने उस खेल को सर्व किया हुआ है, वो प्राइड है उनका। तो वो जो देखते हैं कि उनके प्राइड को कोई अननोन लोग, जो उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाके प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है। आतिफ को अमूमन कहते हैं समीन के आधा किलो चॉकलेट खा के ये घर से निकलते हैं, बड़े प्यार से लोगों से बात करते हैं, उनको जनाब ये बहुत पंप करते हैं। लेकिन जो आपका एसोसिएशन है खिलाड़ियों के साथ, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी को नाराज़ नहीं करते, चाहे पुराने खिलाड़ी हों चाहे नए खिलाड़ी हों, उनको आप एक उम्मीद के साथ जो अपने साथ अटैच रखते हैं। ये कैसे करते हैं आप? और ये एबी डिविलियर वाली स्टोरी देखिए, कैसे, मेरा ख्याल में ये इसका क्रेडिट हमारी माँ को जाता है, जिन्होंने हमें ब्रॉट अप ऐसे किया।
मैं भी आतिफ की तरह ही हूँ। आतिफ में तो खैर बहुत एक्सेप्शनली ये करता है, मैं फिर भी कभी गुस्सा कर लेता हूँ, इसको कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरी मदर को इसका क्रेडिट जाता है कि जिनके नाम पे ये टीम रखी हुई है हमने। कलंदर थी वो हमारे लिए, तो ये उनकी तरबियत है पहली बात। तो जहाँ तक AB डिविलियर्स की बात है, आई थिंक मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे आज तक मिला है वो AB डिविलियर्स से मिला था। हालांकि मेरे लिए वो बहुत सारे प्लेयर आए, बहुत सारों ने खेला, लेकिन AB के साथ मेरी कोई एसोसिएशन नहीं थी, मैं उनको जानता नहीं था। वो आए, उन्होंने जब इन्वायरमेंट देखा, 3 मैचेस पहले में परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं, कलंदर तो ऐसे ही हैं, हम तो आपको इज़्ज़त ही देंगे, हमारे से किसी की बेइज्जती नहीं हो सकती, ये हमारी तरबियत ऐसी है। तो तीसरे के चौथे मैच के बाद मुझे याद है AB ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कैन यू कम, तो मैं चला गया उनके पास। तो उन्होंने अपना बैट निकाला और उन्होंने वो मुझे दिया, और मुझे जो पता लगा कि दुनिया में सिर्फ 2 ही बंदों को बैट मिला है, एक मैं था और एक विराट कोहली साहब। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। लेकिन उनकी जो कमेंट था वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे कहा कि समीन, आई हैवंट डन एनीथिंग फॉर यू येट, बट यू हैव बीन सो काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस। और ये उनके लिए एक मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप पैसे देते हैं, किसी को लाते हैं, आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप पिन पॉइंट करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। जो वही कहते हैं ना, जब तस्लीम के बाद तहकीक नहीं करते, जब तस्लीम कर लिया कि ये मेरा है तो फिर उसको जज नहीं करते। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात की। ये ट्रॉफ़ी तो एज ए टीम ओनर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना कि वी आर नंबर 1, लेकिन इस ट्रॉफ़ी के पीछे जो चाहत खुलूस आपने लोगों के साथ एसोसिएट की वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले जैसे आप बात करते हैं कि जनाब हम जिसके साथ हाथ मिला लेते हैं तो ये छोड़ने के लिए नहीं मिलाते, हम खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत की बात करते हैं, अपने स्टाफ के साथ मोहब्बत की बात करते हैं। कितना तकलीफ़देह लम्हा था जब आपकी फ़ैमिली में से फ़वाद राना और आपके दरमियान इख्तिलाफ़ात की जो ख़बरें थीं वो मीडिया की ज़ीनत बनी। क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा आपके लिए तकलीफ़देह लम्हा कोई नहीं था? ऑब्वियसली ये भाई वो एक फैमिली की बात है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए फादर की जगह। अब मैंने उनके साथ बड़ा घर पे भी रहा उनके, तो मैं उसको जनरली डिस्कस नहीं कर सकता। मेरे लिए बाकी तकलीफ़ की बात है, मैं कोई भी बात उनके लिए, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, और जहाँ तक मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, वो तो अदालत में जाएंगे, अदालत में चलेंगे और उस पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करूँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आतिफ, आपके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी, कलंदर की शफाफियत के काम करने के हवाले से कभी किसी ने कोई बात नहीं की? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डैरन गफ आए थे और मैंने आपको कहा कि आतिफ राना साहब, ये बच्चे बाहर कह रहे हैं कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और बस कोई ट्रायल के नाम पर जो है धोखा दे रहे हैं, तो आपने कहा कि यार कहाँ पर आपने सुना? मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ये लोग बच्चे बात कर रहे हैं। तो आपने कहा यार भाई आप नहीं जा रहे क्योंकि हम कल भी ट्रायल करेंगे, हमने ये चीज़ नहीं सुननी। तो ये जो मीडिया में आपकी फ़ैमिली के हवाले से ख़बरें आई, ये आपके लिए कितनी तकलीफ़ देती? क्योंकि आप तो एक बच्चे का अगर ट्रायल ना हो तो आप उसको वापस बुला लेते हैं। नहीं तकलीफ दे क्या, ऑब्वियसली होनी नहीं चाहिए थी, बट सिंस समीन बता रहा है आपके, वो कल भी हमारे बड़े भाई थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। कल भी हम उनकी इज़्ज़त करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। सो ठीक है, उनको बेहतर लगा, उन्होंने वो कर लिया, बट मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो मुझे क्यों तकलीफ़ होगी? हाँ ठीक होता तो फिर मैं कहता कि तकलीफ़ हो रही। मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं, उनकी मर्ज़ी है, वो एडल्ट है। और दूसरी बात, बचपन से मैं एक चीज़ समझता हूँ और बिलीव करता हूँ कि यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द अदर पर्सन, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर रिएक्शन। तो आतिफ राना साहब, अगले 10 सालों में फ्रेंड ऑफ कलंदर ये आपका टारगेट है। जिस तरह आपने बताया कि क्रिकेट के अलावा भी हम दूसरे स्पोर्ट्स को जो है पाकिस्तान में आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब अगले 5 साल, मैं 10 साल की नहीं बात कर रहा, अगले 5 साल की अगर मैं बात करूं, जिस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ में गए, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, NED के साथ आपने एक साइन किया मैकेनिकल लैब के हवाले से, फिर UMT में जितना आपको मान सम्मान मिला, तो इस चीज़ को आप किस तरह जो है वो कलंदर के साथ मज़ीद आगे लेके जाएंगे? देखिए यहाँ भी ऑब्वियसली डे 1 पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। और क्या मिशन था? यूथ को एंगेज करना।
एम्पावर कर लो। सो अब वो आप एक टूर्नामेंट में तो नहीं कर सकते ना, 10 मैच खेलने होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 13 मैच हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। सो वो 12 मैचेस में आप यूथ को तो नहीं एंगेज कर सकते, तो आपने पूरा साल उस टूर्नामेंट के इर्द गिर्द बिल्ड करना होता है एंगेजमेंट। देखिए ना क्या वजह है कि अकॉर्डिंग टू पीसीबी फिगर्स हमारी जो व्यूअरशिप थी वो 1.4 बिलियन थी। क्या वजह है? अनफॉर्चुनेटली टीम की परफॉर्मेंस तो पे पूरी नहीं उतरी थी। सो हर बंदा कह रहा था खत्म होगी क्रिकेट, पाकिस्तान में जनाजा निकल गया। मीनारे पाकिस्तान में हमने इवेंट किया सर, भर दिया, 1 लाख से ज़्यादा बच्चा और बच्ची उधर आए। क्यों? वो क्रिकेट को देखने आए थे। सालगिरह शहीनशाह अफरीदी की हमने बनाई उधर, तो उसके लिए आए थे। सो ये सारी एंगेजमेंट और ये सारी यूनिवर्सिटीज़, देखिए एक फील गुड फैक्टर ना, लाहौर कलंदर ने किया क्या? अल्लाह ताला ने बाकी चीज़ नेमतों के अलावा सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपको दी है वो उम्मीद दी है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है। लाहौर कलंदर ने क्या किया? एक आम आदमी के, एक आम इंसान के दिल में एक उम्मीद जगाई कि हम मुझ तक आ रहे हैं, वो अगर टैलेंटेड है, स्किलफुल है तो हमारा है। और फिर जब हमने उसको, वी हैव वॉक द टॉक, जब हमने उस बच्चे को हारिस रऊफ बन गया, वो शाहीन शाह अफरीदी बन गया, सो एक क्रेडिबिलिटी मिल गई। तो हमारा मकसद यही है कि हम उम्मीद जगाते रहेंगे, अगले 5 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, जब तक जिंदा है ये काम करते रहें। बहुत शुक्रिया समीर राना साहब आपका, और बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब आपका, ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना और समीर राना की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान सुपर लीग एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लाहौर कलंदर अब एक असर नो जायज़े के तौर पर देख रहा है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम का लुब्बे लुबाब ये था कि जब तस्लीम कर लिया तो तहकीक क्या करना, क्या लाइन है समीर राना की जिसको हम तक पहुंचाया आतिफ राना ने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यायूब हुसैनी को समीर राना और आतिफ राना के हमरा लाहौर कलंदर के हेड क्वार्टर्स लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।